हेलो। एक बात सच बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्लानिंग की हो कि हाँ भाई, कल से मैं पढ़ाई रेगुलरली करूँगा। अब मैं इस मंडे से मैं जिम जाने वाला हूँ, एक्सरसाइज़ करने वाला हूँ। या फिर मैं डाइट अपने बेटर रखूँगा। या फिर बहुत लोग न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन भी लेते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या फिर कुछ लोग तो महीने भर ये काम कर भी लेते हैं, लेकिन फिर से बैक टू द सेम पोज़ीशन, फिर से हम अपनी उसी पुरानी आदतों में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम चाहते तो हैं करना, लेकिन कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन इस बुक में है व्हिच इज़ एटॉमिक हैबिट। और इस बुक में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, आज उसका कुछ पोर्शन हम समझेंगे और अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। और आज हम 3 चीज़ें समझने वाले हैं। कौन-सी? पहला है द मैथमेटिक्स ऑफ 1% कि कैसे हमारे लाइफ में 1% चेंज भी बहुत मैटर करता है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। दूसरा है द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि ये वही जगह है, जहाँ पर हम अक्सर मार खाते हैं। अक्सर हमारी जो भी जर्नी शुरू होती है, जो भी हैबिट या जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, हम यहीं फेल होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द गोल्स वर्सेस सिस्टम। अक्सर हमने सुना है कि गोल्स इम्पोर्टेंट हैं, पर इसमें एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सिस्टम इम्पोर्टेंट है। और समझना देखना सच में सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं, पर एक स्टोरी के साथ, जो कि इस बुक की शुरुआत उसी स्टोरी से होती है, वो है ब्रिटिश साइक्लिंग टीम की। 1908 में ये टीम बनी। 110 साल बीत जाने के बावजूद 2003 तक इस टीम ने कोई भी ओलंपिक मेडल कुछ भी नहीं जीता। मतलब इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना साइकिल के, कि भाई ठीक है, हमारी साइकिल आप यूज़ करो। एक बहुत फेमस कंपनी, उसने अपने साइकिल इनके प्लेयर्स को देने से मना कर दिया कि नहीं, नहीं, नहीं यार, तुम ये साइकिल चलाओगे, पब्लिक देखेगी कि भाई ये हारी हुई टीम ये साइकिल यूज़ करती है, तो हमारी मार्केटिंग खराब हो जाएगी, हमारा सेलिंग खराब हो जाएगा। ये स्थिति हो चुकी थी कि हाँ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जीत पा रहे हैं। 110 साल पार हो चुका। तब उनके टीम ने क्या किया, एक नए कोच को हायर किया, जिसका नाम था ब्रेल्सफोर्ड, ठीक है? ये कौन है इम्पोर्टेंट नहीं है। उस कोच ने क्या किया, उसको ये दायित्व दिया गया कि भई 110 साल से जो टीम जीत नहीं रही है, कुछ तो तुम करो कि ये जीते। अब सवाल ये होता है कि इतनी कमज़ोर टीम जो मोरली भी हार जाती है, अगर आप इतने सालों से कुछ भी नहीं जीत पाए, उसमें क्या किया जाए? तो जो ये नए कोच थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उनका एक थ्योरी था। उन्होंने क्या बोला, उनकी थ्योरी थी एग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन। ये थ्योरी क्या है कि उनका कहना था कि देखो, हम बल्क में कोई चेंज या परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम मार्जिनल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा केवल गेन। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि बस 1% भी अगर गेन मिल जाए बहुत है। 0.5% भी प्रॉफिट मिल गया बहुत है। इस तरह से कि हमें भई मार्जिनल चेंज लाना है और उसको एग्रीगेट करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो वो क्या है, ज़रा इसको यहाँ पे मैं देखूँ, इसको देखिए, पढ़िए। The whole principle came from the idea that if you broke down everything you could think of that goes into riding a bike, then improving it by 1%, you will get a significant increase. मतलब अर्थात कि बस साइक्लिंग में जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, प्लेयर्स के हेल्थ से लेकर साइकिल के इक्विपमेंट, चेन, ग्रीसिंग, एवरीथिंग, बस उसमें हल्का-हल्का 1% इम्प्रूवमेंट भी मुझे लेके आना है। और इन सारे इम्प्रूवमेंट को अगर हम एक्युमुलेट करेंगे और उसको एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, तब बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है हमारी टीम के साथ। ये विचार था उनका। अब ये इसके लिए उन्होंने हर चीज़ चेंज किया। साइकिल की सीट से लेके चेन, उसमें ग्रीसिंग, प्लेयर्स का कैसे उसको फिजियोथेरेपी देनी है, प्लेयर्स की ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, उनकी डाइट, उनका वेट, एवरीथिंग, किस टाइप का हेलमेट पहन रहे हैं, हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट उन्होंने लाके दिखा दिया। और इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि 110 साल बाद, जब 110 साल तो वो लोग हारे ही थे, जब बीजिंग ओलंपिक हुआ, बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते। और एक समय ऐसा भी आया कि जो सबसे बड़ा जो रेस होता है, टूर दे फ्रांस, साइक्लिंग की सबसे बड़ी रेस होती है, उसमें उनके कई प्लेयर फिर जीते। सोच के देखो, लगातार 110 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सडनली ऐसा 4-5 साल में ही इस नए कोच ने ऐसा क्या थोड़े-थोड़े चेंज लाए कि सडनली वो टीम चैंपियन हो गई। ये बात सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि वो 110 साल में उन्होंने जीतते रहते थे, टीम उतनी भी खराब नहीं थी,
उतना भी कोई बड़ा परिवर्तन या फिर बहुत बड़ा कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला दिया उस कोच ने, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेकार टीम, माने बेकार कंपेयर्ड टू अदर टीम्स और उसने सडनली इतना मचाना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी थी। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें सीखने वाली बात क्या है दोस्त? अब यहाँ से ये बात शुरू होती है इस बुक की कि इस कोच ने जो किया, क्या हम अपने लाइफ में, अपने हैबिट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है? तो दोस्त हम यहाँ समझते हैं एक इम्पोर्टेंट बात, वो है व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक ए बिग डिफरेंस। व्हाई ए स्मॉल हैबिट मेक्स ए बिग डिफरेंस। देखो, अक्सर क्या होता है ना कि हमें ये देखने को मिला है कि हम सोचते हैं कि यार लाइफ में कुछ सक्सेस पाना है ना, तो कुछ बड़ा ही धमाका मचाना पड़ेगा। जब तक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट वाला काम ना कर दूँ, मतलब ऐसा कि भाई लोग एकदम भौंचक्का रह जाएँ कि भाई क्या कर दिया इस इंसान ने। तो हमें लगता है कि जब तक कुछ इतना बड़ा कुछ रिवॉल्यूशनरी ना करूँ अपने लाइफ में, तब तक सक्सेस क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है। छोटे-मोटे चीज़ करके क्या मिलने वाला है अपने को? हमारे दिमाग में या इस सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि भई अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, ये प्रूव करना है तो तुमको टॉपर ही बनना पड़ेगा, रैंक 1 जब तक नहीं लाए, तब तक तुम अच्छे नहीं हो। किसी बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़ा पैकेज लोगे, जॉब लोगे तभी तुम कुछ बड़े चीज़ हो। किसी एकदम टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तभी तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। ये सोसाइटी ने अलग-अलग टाइप के हमारे देश में, आप जानते हो, हमारे समाज में बना के रखा है। इस कारण से हमने क्या कर दिया कि जो छोटे-छोटे अचीवमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। हमें लगता है अरे यार ठीक है। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में एक बच्चा एक स्कूल से आता है, आपने देखा होगा या अपने बचपन में भी आपने किया होगा, या आपने एक छोटा-सा पेंटिंग बनाया, बचपन बच्चे ने छोटा-सा पेंटिंग बनाया, टेढ़ा-मेढ़ा जैसा भी बनाया। ये देखो मैंने ये बनाया, घर में गार्जियन को दिखाता है। गार्जियन बोलता है ठीक है भाई, तुम बहुत बड़ा आर्टिस्ट थोड़ी बन गया। लेकिन समझो, उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा उसका 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 बेस्ट है वो। उसके लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है और वो खुश है उसमें। लेकिन विद टाइम हम लोगों को ये, बच्चों को ये डाल देते हैं कि नहीं, कुछ बड़ा करो। भाई एमएफ हुसैन बनो, चाहे पिकासो के लेवल पे पेंटिंग बनाओ, तब बात करना, नहीं तो मत करना। ये कंडीशनिंग हमने कर दी है। और इस कारण से क्या होता है कि हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे वेट लूज़ करना हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो या इवन कोई बुक पढ़ना शुरू करना हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं मुझे बुक पढ़ना है। उन्हें लगता है कि बुक पढ़ने का मतलब है कि भई एकदम मैं रिचुअलिस्टिक हो जाऊँगा, हर रोज़ इतना पढ़ रहा हूँ और विदिन 10 डेज़ मेरा एक बुक खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मुझे व्हाई शुड आई स्टार्ट रीडिंग ए बुक? उनके लिए नहीं यार, 1 पेज पर डे मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ूँगा तो कम से कम 15-20 पेज ही पढ़ूँगा मैं। इतना टाइम जब तक मुझे नहीं मिलता है, तब तक मैं बुक पढ़ना शुरू नहीं करूँगा। जब तक मैं कोई बड़ा बिज़नेस का प्लानिंग ना आ जाए, तब तक मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं करूँगा। ऐसा आपने कई बार आपके साथ भी होता होगा। तो हम अक्सर यही करते हैं कि नहीं भाई, अगर वेट लूज़ भी करना है तो भाई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया आया मेरे फ़िज़िक में नहीं, एब्स दिखने शुरू हुए कि नहीं, जब तक ये सब नहीं आ रहा तब तक तो भाई एक्सरसाइज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अक्सर हम ये करते हैं, पर रियलिटी ऐसी होती नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेम्स क्लियर इस बुक में ये बताते हैं, 1% का मैथमेटिक्स समझाते हैं कि देखो यार, तुम बहुत बड़े परिवर्तन या बहुत बड़ा कुछ रिवॉल्यूशन करने से पहले सिर्फ अपने लाइफ में 1% की चेंजिंग लाओ। 1% कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा आपने स्टार्ट किया। कोई बुक पढ़ना है, एक पेज बुक पढ़ना शुरू किया। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बारे में इंटरनेट पे आपने सर्च करना शुरू किया, उसके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ इंक्वायरी करना शुरू किया। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर रोज एक चैप्टर या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। एटलीस्ट आपने शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि 1% चेंज होने से क्या होता है। तो इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है ना, वो जेम्स क्लियर ने दिया है, वो अब मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये है, देखिए, 1% बेटर एवरी डे। आप इसको देख रहे हो? यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि 1% अगर हम बेटर एवरी डे हो जाएँ, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1% एवरी डे हो रहे हैं, एवरी डे, तो हम 1 साल के बाद 37 टाइम्स के आसपास बन जाएँगे। 37 गुना बेटर हम बन जाएँगे विदिन जस्ट 1 ईयर। और यही इसका उल्टा कि अगर हम हर रोज़ 1% खराब हो रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएँगे विदिन 1 ईयर। तो इस मैथ्स को समझो कि यहाँ पे ओवरऑल राइटर क्या बोलना चाहते हैं, कि अगर हम अपने लाइफ में जो भी कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, कोई म्यूज़िक, कोई गिटार, मार्शल आर्ट्स, जिम, व्हाटएवर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी या फिर जो भी चीज़ आपके लाइफ में चल रहा हो, आपको बस उसमें हर रोज़ चेष्टा करनी है, थोड़ा-सा। म्यूज़िक प्रैक्टिस करना है आपको, 5 मिनट ही प्रैक्टिस किया आपने, एवरीडे। तो जेम्स ये बोलते हैं कि विदिन 1 ईयर आपको ऑलमोस्ट
35-36 गुना बेटर हो जाओगे जो आप शुरुआत किए थे जहाँ से। और इन द सेम वे कोई बैड हैबिट भी है। अगर आपने बैड हैबिट बिल्ड बिल्ड करना शुरू किया या फिर आपने अपने गुड हैबिट को लूज़ करना शुरू किया 1% पर डे, तो विदिन 1 ईयर आप ज़ीरो पे पहुँच जाओगे। ये ओवरऑल मैथ्स है इसके। 1% मैथमेटिक्स जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम ये समझने वाले हैं कि 1% मैथमेटिक्स है क्या? कि जस्ट वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ 1% ईच एंड एवरी डे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 37 टाइम्स हम बढ़ जाएँगे। ये ओवरऑल जेम्स क्लियर बताना चाहते हैं। उसके लिए जेम्स ये मैप यूज़ करते हैं, आप इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 यूज़ें की गई हैं, 1% इम्प्रूवमेंट और 1% इम्प्रूवमेंट एंड 1% डिक्लाइन। सपोज़ करो कि आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो। इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ये पॉइंट से। अगर आप डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो विदिन 1 ईयर यू विल रीच टू दिस मच रिज़ल्ट। ये आपका ओवरऑल रिज़ल्ट है। सपोज़ करो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ पहुँच सकते हो विदिन 1 ईयर टाइम जो कि 37 टाइम्स है। और वही अगर आपने अपने रास्ते को गलत जगह से ले गए और आपने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, आप जिस भी फ़ील्ड में थे, जिस भी गेम में थे और आप हर रोज़ लूज़ कर रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट देखो ज़ीरो के पास यहाँ देखो ये ज़ीरो है, ज़ीरो के पास आप पहुँचते चले जाओगे विदिन 1 ईयर। तो बस ये मैथमेटिक्स समझाना चाह रहे हैं। अब देखो, ये एकदम एग्ज़ैक्टली मत समझ लेना इसको कि अच्छा ऐसा ही होता होगा। ये बस एक स्पेकुलेशन है, एक एक ऑब्ज़र्वेशन है, इस चीज़ को समझना। रियल लाइफ़ में एक इंसान के साथ क्या होने वाला है, हम इस तरह से मैथमेटिकली नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं कि ओवरऑल अगर मैं पर डे अपने आप में थोड़ा-सा परिवर्तन ला रहा हूँ, थोड़ा-सा परिवर्तन ला रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक सपोज़ करो 300 पेज का है। अगर मैं हर रोज़ 1 पेज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 300 दिन के बाद ये 300 अ, थ 300 डेज़ के बाद ये 300 पेज मेरा खत्म हो जाएगा। तो एक मॉडल मुझे मिल गया ना ओवरऑल, बस वही वाली बात चल रही है और कुछ नहीं। देखो, एक बात समझो, ये जो मॉडल हमने अभी देखा 1% इम्प्रूवमेंट का, ये सेम है जो अपने बैंकिंग सिस्टम में आप देखते हो ना कंपाउंड होते जाता है पैसे। आपने ₹100 जमा किए, तो उसका एक इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट ऐड हो गया, फिर अगला इंटरेस्ट मिलता है, वो ऐड होते, होते, होते कंपाउंडिंग करते-करते हम पैसे डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। इन द सेम वे यहाँ भी वही चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि हम अपने हैबिट को, चाहे गुड हैबिट, चाहे बैड हैबिट, दोनों के लिए माने इक्वली वैल्यू रखता है, याद रखना। ऐसा नहीं केवल गुड हैबिट ही बढ़ेगा, बैड हैबिट भी वैसे ही इक्वली बढ़ता है। आप जिस भी हैबिट को लो, हैबिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह हम किसी आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं ना, अब उस आर्ट को हमारा ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गिटार सीख रहे हो कि अ, वायलिन सीख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ब्रेन उसको अडॉप्ट किए जा रहा है। इन द सेम वे गुड हैबिट, बैड हैबिट में भी यही है कि आप जैसे भी करो, अगर आप उसको इम्प्रूव किए जा रहे हो, तो वैसे ही बढ़ते चला जाता है। इन द सेम वे अगर आपके बैंक में पैसा है, आप हर रोज़ 1% उससे पैसा निकालते जा रहे हो, तो वो भी घटते, घटते, घटते एक समय ज़ीरो आ जाएगा। वही वाली बात है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? पैसे में तो वो पैसा दिखता है हमको, हम अपने अकाउंट में मोबाइल पे देख सकते हैं कि अच्छा 1 महीने बाद इतना बढ़ गया। लेकिन हैबिट के साथ एक दिक्कत क्या है कि आप आज कुछ पढ़ा आपने, आपने कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सपोज़ करो आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, मैं अभी एट द मोमेंट जैसे मैं संस्कृत सीख रहा हूँ। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गया, 1 महीना गया, सब्सटैंशियल डिफरेंस दिखता नहीं है कि मैं क्या सीख गया हूँ। लेकिन थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही, थोड़ा सेंटेंस बनाना, थोड़ा कुछ वोकैब्युलरी ऐड करना, थोड़े कुछ सिंटैक्स जानना, ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर सब्सटैंशियल डिफरेंस दिखता नहीं है कि क्या मुझे संस्कृत बोलना आ गया? नहीं, नहीं आया। लेकिन थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो शायद विज़िबल नहीं है। इन द सेम वे जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो, तो ऐसा नहीं कि आज आप पहले दिन कमाए और आप मिलियनेयर बन गए। धीरे-धीरे एक्युमुलेट होते-होते आप एक समय लखपति, करोड़पति बनते हो। कोई भी आर्ट सीख रहे हो तब भी वो ग्रेजुअली बनते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है हैबिट के साथ जो इस बुक में लिखा है, जो कि बहुत रियल प्रॉब्लम है, जो हम सभी फेस करते हैं और यहीं पे हारते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें वो इम्प्रूवमेंट जो कंपाउंडिंग हो रहा है हमारे हैबिट में, वो विज़िबल नहीं होता है स्टार्टिंग में। इसी कारण से हम कुछ दिन वो काम करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना और छोड़ देते हैं। जब मैं अपने स्कूल लाइफ में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था दोस्त, ऑलमोस्ट हर महीने कोई न कोई नया स्टूडेंट जॉइन करता था मेरे क्लब में और वो बंदा 1 महीने, 2 महीने करेगा और छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो जब जॉइन करता था तो उसके दिमाग में होती थी वो कोई मार्शल आर्ट्स की फ़िल्म देख के आया, चाहे ब्रूस ली की, जैकी चैन की, इसकी फ़िल्म देख के आया और उसे लगता है कि मुझे ये करना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। वो क्लब जॉइन किया, उसे लगता है कि विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स वो करने लगेगा उस टाइप से, जो जैकी चैन या ब्रूस ली इस टाइप के माने फनकार कर रहे हैं। पर रियलिटी तो ऐसा होता नहीं है ना। तो 1 महीना, 2 महीना में उसे लगता है कोई इम्प्रूवमेंट तो आ नहीं रहा है, मुझे कुछ एक किक या पंच भी ठीक से चलाना नहीं आता, वो छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 महीना, 2 महीना उसने अगर ट्रेनिंग किया है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ऑफ कोर्स चेंजेज़ आए हैं, उसे नहीं दिख रहे हैं। जो उनके हमारे क्लब में जो सीनियर्स थे उनको दिखते हैं, हम हमारे जो मास्टर्स जो थे उनको दिखते थे, कि हाँ भाई इसके बॉडी में मोबिलिटी आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है। फर्स्ट डे जब आया था तो 2 पुशअप्स नहीं कर पा रहा था, अब देखो 10-12 पुशअप्स कर पा रहा है। पर वो बंदा नहीं कैच कर पा रहा है और हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। वैसे ही मेरे दोस्त लोग वो क्लब छोड़ देते थे। इन द सेम वे हम भी यही काम करते हैं। और देखना ये ज़्यादा चीज़ हमें कहाँ दिखता है? गुड हैबिट में जो गुड हैबिट बिल्ड हो रहा है इसको इस तरह समझो कि एक इंसान है जो अपना हैबिट को इम्प्रूव करना चाहता है। अब इम्प्रूव तो करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% डेली। तो लेकिन जब ये 1% डेली हो रहा है, तो ये बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होता है स्टार्टिंग में। बहुत स्लाइट मूवमेंट। यहाँ देख रहे हो? यहाँ से स्टार्ट किया था अभी यहीं पे पहुँचा है, बहुत स्लाइट मूवमेंट, बहुत स्लाइट। इस कारण से क्या है, हमें कोई विज़िबल रिज़ल्ट दिखता नहीं है और हम वहाँ क्विट कर देते हैं। और इस क्विट करने के नेचर के कारण जैसे बहुत सारे बैड हैबिट जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन कि यार कल पे टालना, नहीं करना, वो नहीं करना। इस कारण से क्या बहुत सारे बैड हैबिट्स हमारे बॉडी में घुसना शुरू होता है, हमारे माइंड में घुसना शुरू होता है। वो क्या होता है हमें डिक्लाइन करवाता है, नीचे ले जाता है और वही चीज़ वो भी हर रोज़ 1% डिक्रीज़ कर रहा है और वो भी हमें नीचे ले जा रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्त मैं बताता हूँ आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह से सुनना, जिस तरह से ये इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखता, हर रोज़ का 1% इम्प्रूवमेंट हमें जल्दी मालूम नहीं पड़ता है, जब तक आप लगातार 6 महीने, 1 साल कंसिस्टेंट ना रहो। इन द सेम वे ये जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है, किसी भी बैड हैबिट को जो हम ले रहे हैं, हमारी जो गुड क्वालिटी लूज़ हो रही है, वो भी हमें नहीं दिखता। ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ये भी हमें नहीं दिखता। जिस तरह गुड हैबिट नहीं दिख रहा, इन द सेम वे बैड हैबिट भी हमें नहीं दिख रहा है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर एक बैड हैबिट में घुस चुके हैं, हमें पता भी नहीं चला। तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है दोस्त? ये कि देख गुड हैबिट हो चाहे बैड हैबिट हो, वो 1% के अनुसार कंपाउंड करेगा। ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ल गुड हैबिट और बैड हैबिट दोनों में ये प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग में विज़िबल होंगे नहीं। अच्छी आदत भी अगर बिल्ड हो रही है तेरे अंदर, वो भी नहीं दिख रहा और बुरी आदत जो हमारे अंदर आ रही है, वो भी नहीं दिख रहा। तो जब गुड हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होता है? मेहनत करते हैं हम, बहुत स्ट्रगल करते हैं। कोई अच्छी आर्ट सीखने में मेहनत लगता है। अब जब मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ और कोई आउटपुट मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? बट बेकार, इतना मेहनत भी दे रहा हूँ, टाइम भी देता हूँ, 1 महीना बीत चुका है, 2 महीना बीत चुका है और अभी तक मेरे को एक नॉर्मल सपोज़ करो कोई गिटार सीखना चाहता है और मुझे नॉर्मल एक गाना भी बजाना नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है कि उसने 1-2 महीना प्रैक्टिस किया है तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसके फिंगर मोबिलिटी, कॉर्ड्स पकड़ना बहुत चीज़ें सीख चुका है। लेकिन उसे लग रहा है कि जितना उम्मीद उसने किया था वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वहाँ छोड़ देता है। बैड हैबिट्स में क्या है, सपोज़ करो कि वो लेट से सुबह उठने का हैबिट डालना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो मूवी देखना शुरू कर दिया उसने कि हमको मूवी देखना है हर रोज़। अब उससे क्या है कि यहाँ भी बैड हैबिट बिल्ड हो रहा है, जो कि उसके कैरेक्टर में नेगेटिविटी का काम कर रहा है। लेकिन ये जो बैड हैबिट क्रिएट हो रहा है वो उसको विज़िबल नहीं हो रहा। उसे लगता है कि यार 5 दिन मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया है, कल पे टाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हर रोज़ नेटफ्लिक्स या फिर जो भी अमेज़न प्राइम वगैरह पे मूवीज़ या सीरीज़ देख रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ही फ़र्क पड़ गया? जिस तरह से इम्प्रूवमेंट में मालूम पड़ रहा है, क्या ही फ़ायदा हो रहा है? वैसे इस तरह डिक्लाइन करने में क्या ही फ़र्क पड़ता है? ये चीज़ें हम हमारे लाइफ़ में घुसता है और वहाँ से हम हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उस गर्त में चले गए। ये राइटर ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है इस बुक में कि गुड हैबिट भी नहीं दिखती और बैड हैबिट भी नहीं दिखती। प्रॉब्लम यहाँ है। जेम्स क्लियर ने इस बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मैप बनाया इंडिया का, ठीक है? उसको एक मैंने मैप बनाया, ठीक है? ओह! सॉरी मैंने ये एक मैप बनाया। अब क्या है, एक प्लेन है, सपोज़ करो यहाँ कोलकाता
और ये मुंबई। यहाँ पे क्या है, वो इस कोलकाता से मुंबई एक फ्लाइट जो है, वो जाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है भई, बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये फ्लाइट है, ठीक है ना? फ्लाइट बना हुआ। हाँ, ये जाना चाहती है। इसका ट्रैजेक्टरी जो है, वो ऐसा है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, जिस पाथ से ये कोलकाता से मुंबई की ओर जाएगी। लेकिन क्या हुआ, ड्राइवर बोल रहा हूँ सॉरी, पायलट जो है, उसका मूड खराब। उसने क्या किया, 1 डिग्री का उसने एक चेंजिंग ला दिया, 1 डिग्री। जिस ट्रैजेक्टरी से इसको जाना था, उससे बस 1 डिग्री वो डेविएट कर गया। अब वहाँ से क्या होगा, ये फ्लाइट तो चल दी है अपने ऑटो पायलट मोड में। वो जाते-जाते शायद मेरे ख़्याल से कोच्चि पहुँच जाएगी। आप समझ रहे हो? सिर्फ़ 1 डिग्री चेंज होने पर किस तरह से ट्रैजेक्टरी हमारी मूव कर गई। इन द सेम वे यहाँ पे यही होता है। जैसे एज़ अ पर्सन आप लाइफ़ में कुछ आपके पास गोल है, आप कुछ पाना चाहते हो, कहीं पे पाना चाहते हो, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है मुझको और यहाँ पे मेरा ये मेडल रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ मुझे पहुँचना है। लेकिन इसके लिए एक कोई पर्टिकुलर पाथ है जो आपको हर रोज़ करना है, सालों तक आप वहाँ पहुँचोगे। आपने क्या किया, आपने थोड़ा-सा डेविएट हो गए। जैसे आप सपोज़ करो किसी एग्ज़ाम, कॉलेज के इंजीनियरिंग का, मेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। आपको पता है कि इस टाइप का सिलेबस हमको फ़ॉलो करना है, इतनी मेहनत करनी है और मैं यहाँ तक इस कॉलेज तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी-सी लापरवाही दिखा दी। मतलब उस पाथ से आप थोड़ा डेविएट हो गए। अब थोड़ा स्टार्टिंग में भी डेविएट अगर होते हो रहे हो और हल्का डेविएशन हमें मालूम भी नहीं पड़ता, बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हल्का डेविएशन आया और आपको मालूम पड़ा कि करते-करते आप फेलियर में पहुँच गए या किसी बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज में पहुँच गए। आपका सपना था बेस्ट कॉलेज में जाने का और आप एक एवरेज कॉलेज में पहुँच गए। आपको मालूम भी नहीं पड़ा। उस समय आप बोलते हो कि नहीं यार काश मुझे कोई गाइड करने वाला होता, सँभालने वाला होता। बिल्कुल बात सही है। अगर गाइड करने वाला हो, कोई सँभालने वाला हो, तो बहुत सारी चीज़ें मिसहैपनिंग रोकी जा सकती हैं। इस कारण से ही हम बुक पढ़ते हैं। इन कारण से ही इन बुकों में जो बातें किताबों में जो बातें लिखी हैं, उसको हमने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कि हाँ भई, इस तरह हो सकता है। मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहता हूँ, इसके लिए पर्टिकुलर ये पाथ है। अगर मैं डेविएट करूँगा तो वो वहाँ से वहाँ ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगी। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। सो एक बात यहाँ पे राइटर बहुत ही एम्फसाइज़ करके बोलना चाहते हैं कि इट डज़न्ट मैटर कि अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या है। आप सक्सेसफुल हो एजुकेशन में, फाइनेंशियली, व्हाटएवर। अभी एट द मोमेंट आपकी सिचुएशन क्या है, ये उतना मैटर नहीं करता। इससे ज़्यादा मैटर क्या करता है? ध्यान से सुनना। इससे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आपके लाइफ में जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जिस ओर जा रहे हो, उसकी दिशा, उसकी ट्रैजेक्टरी सही है कि नहीं? कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप सोच के देखो कि अभी हो सकता है कि आपने किसी कारण से आप इस सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में अभी आप रह रहे हो। आप अपने कंडीशन से खुश हो, नाखुश हो, सैटिस्फाइड हो, अनसैटिस्फाइड हो, वो मुझे नहीं पता। पर ये उतना मैटर करता भी नहीं है। मैटर इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी कंडीशन चेंज हो सकती है। आप जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? उस प्लेन की तरह कि आप किस ओर जा रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है कि नहीं? क्योंकि अक्सर क्या होता है हम कंट्रोल में नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं, क्या किस डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे हम उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अभी अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैं अगर मुझे ओबीज़ हूँ, मुझे वेट कम करना है, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये देखना है कि मैं जिस लोअर वेट की ओर मुझे वेट अगर अपना कम करना है, तो उसके लिए जो पाथ है, क्या मैं वो पाथ फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं? अगर मुझको पैसे कमाने हैं, रिच होना है, तो वो उसके लिए जो पाथ है, मैं वो पाथ फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं? अगर मुझको किसी एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो उसके लिए जो पाथ है, वो पाथ मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं? अभी कंडीशन क्या है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। इस बात को समझो, यहाँ पे क्यों बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली जा रही है, इसको बहुत ध्यान से समझना दोस्त। क्यों? कि अभी आपकी जो कंडीशन है, वो तो अब चेंज नहीं हो सकती, एट द मोमेंट। जो है सो है। आपका जो पास्ट है, उसके कारण आप इस कंडीशन में हो। मेरा जो पास्ट है, उसके कारण मैं इस कंडीशन में हूँ अभी। हाँ, लेकिन वी आर ड्रीमिंग फॉर समथिंग बेटर। हम कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, अभी इस कंडीशन से इम्प्रूव करना चाहते हैं। वहाँ यहाँ से वहाँ का एक रास्ता है। अब उस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि नहीं? उस रास्ते पे जो रिक्वायरमेंट्स है, हम वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं? 1% every day we are improving or we are moving on that path or not, that is more important। जेम्स क्लियर ये यहाँ बोलना चाहते हैं।
तो ओवरऑल यहाँ पे यही बात है कि आप अपने लाइफ में कहाँ जाने वाले हो, बस आपकी ट्राजेक्टरी मैं देखूँ या आप खुद देखें और आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ पहुँचने वाले हो। जैसे हम लोग कई बार मज़ाक में जाके बोलते हैं ना कि इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये चाह कुछ और रहा है लेकिन इसके करतूत कुछ और हैं। ये पहुँचा है कहीं और। ठीक है? तो जेम्स यहाँ पे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो हैबिट बिल्डिंग की जो बात है, जो हमने पहले भी ये बात की है, ये दो धारी तलवार की तरह है। डुअल साइडेड सोर्ड होता है ना, कि दोनों तरफ उसके धार होती है। वो दूसरे को भी काट सकता है और खुद को भी काट सकता है। तो हैबिट बिल्डिंग हैबिट को नहीं मालूम ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है। वो बस वो क्रिएट हो जाएगा आपके साथ, अगर आप उसको विद टाइम रिपीट कर रहे हैं तो। तो जिस तरह गुड हैबिट में क्या है, प्रोडक्टिविटी कंपाउंड, नॉलेज कंपाउंड, रिलेशनशिप कंपाउंड, ये एग्जांपल दिया। क्या? कि अगर रिलेशनशिप आपको बेटर करना है अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो एवरी डे यू विल हैव टू गिव दैट एफर्ट। हर रोज आपको कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ चमत्कार कर देंगे और हमारे 2 लोगों के बीच रिश्ते बढ़िया हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज कंपाउंड, ऐसा नहीं कि मैं 1 दिन 12 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, मैं 2 दिन, 3 दिन लगातार पढ़ रहा हूँ तो मैं नॉलेजेबल बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। एवरी डे व्हाट यू आर डूइंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आप हर रोज़ चेष्टा कर रहे हो कि नहीं नॉलेजेबल बनने के लिए। सिमिलरली प्रोडक्टिविटी कंपाउंड, ऐसा नहीं कि एक दिन मैं बैठा और पूरा सुबह से लेके रात तक काम कर रहा हूँ, भाई मैं बहुत कर रहा हूँ और बाकी दिन मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप जिस भी काम में हो, प्रोडक्टिव उसमें होना है आपको, रिज़ल्ट चाहिए, तो हर रोज़ उसको वो जो रिक्वायर्ड उसका कहते हैं ना हिंदी में आहुति, वो जो माँग रहा है आपसे, एवरीडे उसको देते जाओ। हर चीज़ एक्युमुलेट होके ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर हम नेगेटिव कंपाउंड की बात करें कि भई बैड हैबिट में क्या होता है, तो वो क्या है? स्ट्रेस कंपाउंडिंग, नेगेटिव थॉट कंपाउंडिंग और आउटरेज कंपाउंडिंग। स्ट्रेस कंपाउंडिंग क्या है? कि आप हर रोज़ टेंशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो। कभी इस बारे में चिंता, कभी उस बारे में चिंता और ये सारी की सारी जो चिंताएँ हैं, स्ट्रेस है, एक्युमुलेट हो रही हैं और आपकी पूरी पर्सनैलिटी विद टाइम एक स्ट्रेसफुल पर्सन की बन जाती है। ऐसे लोगों से आपने मिला होगा। नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड, ऐसे लोगों को मैं खुद जानता हूँ, जो इतने नेगेटिव हो चुके हैं, वो उन्होंने जब पैदा हुए थे तब शायद उतने नेगेटिव नहीं होंगे, बट विद टाइम विद देयर लाइफ़स्टाइल, वो लाइफ़ में नेगेटिव चीज़ें लेते, करते, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो हर समय नेगेटिव ही सोच रहा है वो इंसान। आउटरेज कंपाउंड, आउटरेज कंपाउंड मतलब जैसे आप रोड पे राइट्स देखते हो, झगड़े देखते हो ना? ये एक दिन में नहीं होता है कि सडनली आज हुआ, दंगे हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप सुनते हो ना कि ये इस मोहल्ले में दंगा हुआ है, न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पे कई दिनों से चीज़ें ऐसी चल रही थी, टेंशन बरकरार था और एक दिन कोई मौका मिला और दंगे हो गए। वो भी कंपाउंड होता है, आउटरेज, गुस्सा, किसी कोई दोस्त है आपका बने या आस-पास कोई पड़ोसी है, उसके प्रति आपको कोई एनमिटी आपकी आ गई है, सपोज़ दैट। आपके चिढ़ आ गई है। किसी न किसी बात पे आप उससे गुस्सा कर रहे हो, हर रोज़ होता नहीं है कि आमने-सामने हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एक दिन झगड़ा हो जाएगा। ये भी एक कंपाउंडिंग है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि ये जो हैबिट है, ये 1% कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है, इसको आप कैसे हैंडल करते हो? ये आपको बिल्ड भी कर सकता है, या आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ें कर सकता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि व्हाट प्रोग्रेस इज़ रियली लाइक? प्रोग्रेस होता कैसा है? माने कैसा दिखता है? हम अक्सर सोचते हैं ना हम हमें प्रोग्रेस चाहिए, पर प्रोग्रेस अगर हमारे लाइफ में हो रहा है, तो वो दिखता कैसा होगा? सवाल ये है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं दोस्त, सिंपल एग्ज़ाम्पल, आपने एक बकेट लिया, उसमें कुछ आपने आइस क्यूब डाल दिए, नीचे आपने एक बर्नर लगाया और उसने आपने फ्लेम कर दिया, ठीक है? आग जल रहा है। धीरे-धीरे इस बकेट का टेम्परेचर राइज़ करेगा। क्या राइज़ करेगा? टेम्परेचर राइज़ करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते-बढ़ते 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते-करते 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते-करते 70 डिग्री सेल्सियस, 80, 90 होगा और 99, फिर ऐसे करते-करते 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 पर तो ये आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे ही 100 आएगा, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 100 पे ये इवेपोरेशन शुरू होगा, उसके पहले तक 99 तक वो लिक्विड फॉर्म में ही वहाँ पड़ा हुआ है। 98, 99 वो लिक्विड ही है और आप गर्म किए जा रहे हो उसको, पानी को गर्म किए जा रहे हो, परंतु कोई भाप नहीं उठ रहा, कोई स्टीम नहीं बन रहा। ऐसा होता है। उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए पानी को
उसको इवेपोरेट करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए। लेकिन आप लगातार उसको हीट दिए जा रहे हो, एफर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आप ये सोचो, क्या सच में आपने उसके टेम्परेचर को 1, 2, 3, 4 करते-करते 90, 95, 96 तक लेके आए, 99 तक लेके आए और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो सच में आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया क्या? यहाँ ज़ीरो प्रोग्रेस है क्या? आप ऑनेस्टली सोच के देखो। अगर आप आउटपुट के एस्पेक्ट से देखोगे, तो हो सकता है आपको लगे कि भाई कोई तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। अभी भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है। लेकिन आपको पता है कि आप उस पानी को एक ऐसे पॉइंट तक ले जा रहे हो, जहाँ तक जाना ज़रूरी है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगा। इन द सेम वे हमारे जो भी हैबिट्स होते हैं ना, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो ऐसा नहीं कि आपने आज एफर्ट मारा और कल रिजल्ट आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो ग्रेजुअली ही जाएगा और एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये थ्रेशोल्ड तक पहुँचने का ये जो जर्नी है, यहीं पे लोचा है। उसको इस इमेज से समझते हैं। देखो, इस इमेज में क्या बताया जा रहा है? बहुत सिंपल सा इमेज है, लेकिन बहुत पावरफुल। ये क्या है? इधर टाइम हम मूव कर रहे हैं, इधर रिजल्ट हम मूव कर रहे हैं। हमने यहाँ से शुरुआत की, इस पॉइंट से, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ से जब हमने मूव करना शुरू किया, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हम सोचते हैं कि भई हम यहाँ से शुरू किए और एवरीडे ऐसा लगातार सर्र से इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि वो ग्रेजुअली धीरे, 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 धीरे होता है स्टार्ट और यहाँ तक करते-करते एक पॉइंट ये ऐसे मूव करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आपका एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि मैं ये रास्ते से मूव कर रहा हूँगा। लेकिन आउटपुट कहाँ आ रहा है? आउटपुट चल रहा है यहाँ पर, ये। जो रियलिटी है प हो रही है, ये रियलिटी है और ये जो है हमारा इमेजिनेशन है, कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। सॉरी इमेजिनेशन का एक्सपेक्टेशन है हमारा ये और ये रियलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम उस रियलिटी में ना जीकर हम उस एक्सपेक्टेशन में जीते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, हम मूव कर रहे हैं इस रियलिटी में। हम हमारी चाहत कहाँ है? इस इसमें। अब इसी को कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट? वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट समझे क्या है? कि वो ऐसी खाई है, जहाँ हम चाह रहे हैं कि ऐसा आउटपुट होना चाहिए था। भई मैं इतने दिनों से, इतने हफ्ते से मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये रिज़ल्ट तो मुझे दिखना चाहिए था। लेकिन रिज़ल्ट बहुत लोअर दिख रहा है और हमें लगता है कि कोई आउटपुट आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा ना कि हम चाहते कुछ और हैं, पर मिल कुछ और रहा है। इस कारण से क्या होता है कि हमारी चाहत जो है वो ऐसे की है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है ये। अब ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए था ये वाला पोर्शन। लेकिन रियलिटी में कभी भी ऐसा नहीं होता, वो ग्रेजुअली ही मूव करता है और स्टार्टिंग में इसी को कहा जाता है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अर्थात कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है। अरे यार! कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। फालतू में मेहनत कर रहा हूँ मैं, कुछ मिलना-जुलना नहीं है इससे, हटाओ यार। शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ या फिर शायद इसमें और स्मार्टनेस चाहिए था, वो मेरे पास नहीं है या फिर शायद और बढ़िया ट्रेनिंग चाहिए, मेरे पास उतने अच्छे ट्रेनर नहीं हैं और पैसा चाहिए। माने व्हाटएवर मे बी द एक्सक्यूज़ेज़ हम निकाल कर और हम यहाँ पे क्विट करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं और इसी को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया कि यहाँ पर होता है। लेकिन जेम्स क्लियर इसके बारे में एक बात और कहते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भले ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर, लेकिन ये जो पॉइंट है, जिसको उन्होंने कहा प्लेट्यू, एक जिस तरह आप वो समझते हो थ्रेशोल्ड समझते हो ना? थ्रेशोल्ड क्या होता है? जिस तरह रॉकेट जो होता है, रॉकेट को जब हम स्काई में छोड़ते हैं, तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसके कारण इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार। जैसे आपने ये हमारा अर्थ है, यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। अब इस अर्थ के चारों ओर इसका एक अपना
ग्रेविटेशनल फ़ील्ड तो है ही, पर एक ऐसा ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा डिस्टेंस है इसको समझो कि जहाँ तक इस रॉकेट को पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है। क्योंकि ये रॉकेट भी अपना पावर से थ्रस्ट दे रहा है नीचे की ओर और ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ का है वो उसे नीचे की ओर खींच रहा है और रॉकेट ऊपर जाना चाहता है। रॉकेट ऊपर जाना चाहता है और ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे खींच रहा है। एक समय के बाद ग्रेविटेशनल पुल जैसे-जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाएगा, जैसे-जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा रॉकेट के पास कि जो ग्रेविटेशनल पुल इस पे लग रहा है ये घट के छोटा हो गया और रॉकेट का पावर तो ज़्यादा था ही और वो यहाँ से निकल जाता है। तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पॉइंट एक होता है, वहाँ से वो निकलने के बाद फिर उसको उस रॉकेट को उतनी पावर लगानी नहीं पड़ती। वो वहाँ से वो फ्री हो जाता है। तो ये बात मैंने क्यों बताई? ये सेम चीज़ है प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का, कि आपको एक पॉइंट के बाद जैसे आप क्रॉस करोगे, आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा जिसके लिए आप रो रहे थे। वो कौन-सा था? यहाँ से आने के बाद, इस पॉइंट के बाद आपको वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया, वॉव! यही तो मैं ढूँढ रहा था जब से। लेकिन उससे पहले तक जो आप फ्रस्ट्रेटेड थे यहाँ पर, इसलिए उसको वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है कि यहीं पे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रिज़ल्ट दिख नहीं रहा एंड वी क्विट। पर जो लोग यहाँ तक रुक गए और ये इस एक पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गए और वहाँ से जो इम्प्रूवमेंट इतनी फ़ास्ट होनी शुरू होती है, इतनी फ़ास्ट इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होती है, लोग एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे यार! सडनली ये लड़का तो यार नॉर्मल था, अचानक से स्कूल में टॉपर कैसे बन गया? आपने देखा होगा, यार ये लड़का तो नॉर्मल था, कमज़ोर-सा था, अचानक से ये इसकी फ़िज़िक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये भी आपने देखा होगा। यार ये तो उतना स्मार्ट था नहीं, अचानक से मतलब ऑफ़िस में एकदम बेस्ट एम्प्लॉयी कैसे बन गया? ये भी आपने देखा होगा। होता क्या है कि वो इंसान लगातार कंसिस्टेंट अपने काम में है। उसका रिज़ल्ट स्टार्टिंग में दिख नहीं रहा। एक इंसान जब जिम जाता है ना, वर्कआउट करने जाता है, किसी भी स्पोर्ट्स में जाता है, साल, डेढ़ साल, 2 साल बीत जाते हैं, उतना उसके बॉडी में कोई परिवर्तन ज़्यादा दिखता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि वो हर रोज़ एक्सरसाइज़ कर रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होगा। इंटरनल तौर पर बहुत सारे चेंजिंग आ रहे हैं, पर वो दिखता नहीं है। जैसे ही वो प्लेटो क्रॉस करता है, उसकी बॉडी, सडनली वो इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होता है, लोग बोलते हैं, "वॉव! ये तो अच्छा खासा फिज़िक उसने बना लिया।" यही चीज़ चलती है। और अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। हमने 1% मैथमेटिक्स समझ लिया। सेकंड क्या समझा? द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कि कहाँ पे हम क्विट करते हैं। अब हमने मेथड समझा, कहाँ हम हारते हैं ये समझा, पर ये काफ़ी नहीं है। हमें एक पॉइंट और समझना है और वो पॉइंट है कि फॉरगेट अबाउट द गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। अब देखो इस चीज़ को समझो। हमने अब हमेशा अपने लाइफ में क्या देखा है कि भाई गोल्स होने चाहिए लाइफ में। आप वेट लूज़ करना चाहते हो या मसल बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए। आपको एक पैसा कमाना है इतना, आपके दिमाग में गोल होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम क्लियर क्लियर करना है, ये इस पर्टिकुलर टाइप का जॉब अचीव करना है या इस कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये पर्टिकुलर बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक गोल होना चाहिए। अक्सर हमें यही बोला गया कि बस गोल होना चाहिए। अब वो इंसान हमेशा एक गोल बनाता है कि ये गोल पहुँचना है, दूसरा गोल ये भी गोल पहुँचना है। अब एक चीज़ समझो, एक ये इंसान है और एक दूसरा इंसान, ठीक है? इसको समझना। ये भी है, ये भी इस गोल को पाना चाहता है, ये भी इस गोल को पाना चाहता है। सपोज़ करो, ये कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई जॉब का ओपनिंग है, जहाँ पे ये दोनों पहुँचना चाहते हैं। ये दोनों ही पहुँचना चाहते हैं। एक उसमें बनने वाला है कोई विनर, सपोज़ करो कि ये बनने वाला है विनर और ये बनने वाला है लूज़र। अब मुझे ये बताओ, दोनों ही तो सेम गोल की ओर देख रहे थे, दोनों तो सेम गोल को पाना चाहते थे। तब एक विनर और एक लूज़र कैसे बना? सवाल ये है। यहीं से बात होती है कि फॉरगेट अबाउट गोल्स, गोल्स मैटर नहीं कर रहा। गोल्स तो हर कोई अपने दिमाग में रखा है। वी नीड टू क्रिएट सिस्टम। इसको समझना ज़रूरी है कि केवल गोल रहने से हम वो चीज़ पा लेंगे ये गारंटी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, आपको पर्टिकुलर ग्रेड्स पाने हैं या फिर कोई एग्ज़ाम अच्छा क्लियर करना है या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोई जॉब लानी है। ये आपका गोल हो सकता है, पर ये गोल मैटर नहीं करता। आपकी तरह जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे क्लास में सबका ये गोल है। आपकी तरह जितने भी और पार्टिसिपेंट हैं उस एग्ज़ाम के हर किसी का वो गोल वो कॉलेज है, वो जो कंपनी है जॉइन करना।
तो एज़ ए स्टूडेंट आपका टारगेट वो गोल नहीं, वो होना चाहिए कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़े। वो सिस्टम, कौन से बुक्स पढ़नी पड़ेंगे मुझे, कौन-सा लेक्चर देखना पड़ेगा, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन्स को, किस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन्स आते हैं, मुझको वो देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में होना चाहिए टू अचीव दैट थिंग। गोल्स आपके दिमाग से निकल भी जाए डज़न्ट मैटर। इफ यू आर फॉलोइंग दैट सिस्टम, यू विल अचीव दैट गोल। आप सपोज़ करो कोई कोच हो, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई स्पोर्ट्स, चेस, व्हाटएवर, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये नहीं कि अपने स्टूडेंट को मैं जितवाऊँ या फिर हम मेडल जाना जीतना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो हर टीम, हर कोच ये सपना देख रहा है। आपके पास क्या होना चाहिए? वो सिस्टम कि आप सच में अपने स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हो कि नहीं? वो फिज़िकल ट्रेनिंग, वो मेंटल ट्रेनिंग, जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ता है, इक्विपमेंट आप वो व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं? चैंपियनशिप जीतना-हारना वो तो बाय प्रोडक्ट है। आप सपोज़ करो कोई म्यूज़िक आप सीखना चाहते हो, म्यूज़िशियन बनना चाहते हो और व्हाटएवर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो। तो आपके दिमाग में ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं ये ऐसे गाने प्ले कर लूँगा या फिर इस टाइप का मैं अच्छे से प्ले कर पाऊँगा। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही। उससे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं हर रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस करूँगा। अच्छा मैं हर रोज़ ये पर्टिकुलर टाइम में मैं टाइम निकालूँगा। पर्टिकुलर ये फिंगर्स का ये जो भी उस म्यूज़िक के लिए जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो वर्कआउट मैं हर रोज़ करूँगा मैं। इतने पर्टिकुलर इतने समय मैं क्लास लूँगा, इतना कोचिंग लूँगा, ये लूँगा, ये मैं वी यूट्यूब से सीखूँगा, ये बुक से सीखूँगा। ये तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए। तो यू शुड फोकस ऑन दैट सिस्टम। तो जेम्स क्लियर यहाँ पे साफ-साफ बोलते हैं कि अक्सर हमें ये कहा जा हमने ये सुना था कि तुम्हारे लाइफ में गोल नहीं है इसलिए तुम कर नहीं पा रहे हो। गोल सभी के पास है। गोल्स मीन्स सपने, ड्रीम्स। कौन है ऐसा जिसके पास ड्रीम्स ना हो? तुम अपने क्लास में, कॉलेज में कहीं भी याद करो। कोई टॉपर हो, कोई बेस्ट स्टूडेंट हो या फिर एकदम जो जो बेचारा लास्ट में हारा हुआ है। दोनों ही अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा कर पाया और दूसरा नहीं कर पाया। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जो अच्छा कर पा रहा है, उसने एक सिस्टम डिकोड किया हुआ है। चाहे उसने खुद कर लिया या फिर किसी गाइडेंस में उसने उसको सिस्टम क्रैक किया हुआ है कि अच्छा मुझे ये पाना है, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, मुझे 90% लाना है, व्हाटएवर। और इसके लिए मुझे ये प्रिपरेशन करनी है। और जो बच्चा नहीं कर पा रहा, जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा, उसके पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो हो सकता है दोनों स्टूडेंट के बीच इंटेलिजेंस में थोड़ा डिफरेंस हो, रिसोर्सेज़ में डिफरेंस हो, लेकिन वो सिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल बात ये है। और इस बुक में एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, ठीक है? आपका टारगेट है ऑफ कोर्स गेम को जीतना, हाई स्कोर करना। तो गोल आपको क्लियर है, पर उस गोल के लिए उस ड्रीम के लिए ये नहीं कि आप स्कोर बोर्ड को दिन भर लगातार देख रहे हो, स्टेयर कर रहे हो कि भाई वो स्कोर कब चेंज होगा, कब चेंज होगा? कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। आपको फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? उस गेम पर कि आप क्या खेल रहे हो? आपके शूज़ सही है कि नहीं? आपके स्पोर्ट्स सही, आपका टीम बॉन्डिंग सही है कि नहीं? आपका कम्युनिकेशन सही है कि नहीं? आप बॉल ठीक से पास कर रहे हो कि नहीं? आपका पूरा फ़ोकस वहाँ होना चाहिए। उस स्कोर बोर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वो अपने आप आने वाला है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए। पर आपको सुन के लग रहा होगा कि यार शायद ये तो सभी करते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? इसमें कौन-सा बहुत बड़ा ज्ञान वाली बातें बोल दी। नहीं, हम नहीं करते हैं, आप ध्यान से देखो। अगर आपको टारगेट है कि भई मेरे को वेट लूज़ करना है, जिम करना है, तो आपके दिमाग में मैक्सिमम लोगों ने जिनसे मैंने बात किया है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, भाई यहाँ से यहाँ वेट करवा दे मेरा। मुझे इतना 10 किलो वज़न कम करना है। यार मेरे को बाइसेप बनाना है, मुझको एब्स निकालना है। दे आर ओनली फोकस्ड ऑन द रिज़ल्ट कि ये चाहिए मेरे को। पर मैं पूछता हूँ कैसे, कुछ सोचा है? नहीं, कुछ सोचा नहीं है, पता नहीं। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे करना है उसको। क्या पाथ है? क्या डाइट है? क्या वर्कआउट आवर्स है? क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है? ये इसको कहते हैं सिस्टम क्रिएट करना। आप उस सिस्टम को क्रिएट करो, 1 साल, 1.5 साल एग्ज़ीक्यूट करो, व्हाटएवर रिज़ल्ट हो सकता है जो आपने सोचा हो उससे बेटर हो जाए या उससे ₹2 कम रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपको रिज़ल्ट कुछ ना कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आप सिर्फ़ वो सोच के रखे हो कि ये मिल जाए, वो तो एग्ज़ैक्टली होने वाला नहीं है, केवल सोचने से। हाँ, अगर आप वो सिस्टम क्रिएट कर पा रहे हो, उस अकॉर्डिंग मूव कर पा रहे हो। अब आप सोचोगे कि अगर मैंने ड्रीम सोचा ही है, तो ड्रीम सोच के या गोल सोचा ही है, तो मैं उसको देख के काम करूँगा ना भाई। दिक्कत क्या है? एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत, और हमने उसको डिस्कस किया पिछली बार। वो दिक्कत क्या था? वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल घूम रहा है, सोच के देखना, जब हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल घूम रहा है कि हमें क्या पाना है, और हर रोज़ आप 1 दिन जिम गए, 2 दिन जिम गए और आपके दिमाग में है गोल वो बेस्ट वर्ज़न।
समझना इस बात को, ये कितना खतरनाक होता है और क्यों मैक्सिमम लोग क्विट करते हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल इस बुक में जेम्स क्लियर क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट पर, कि आपके दिमाग में है कि मैं सपोज़ करो आपका वेट अभी 100 केजी है, ठीक है? आपका वेट 100 केजी है, यू वांट टू गेट द वेट ऑफ 80 केजी। आप 80 केजी जाना चाहते हो, आपका सपना है वो। आपने जिम जाना शुरू किया, आपने एक्सरसाइज़ करना शुरू किया, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। आपका वेट मूव किया सपोज़ कीजिए 100 से 98, 99। अब आपके दिमाग में है कि भई मुझे 80 पाना है और अभी मैं 99-98 पे घूम रहा हूँ। फिर आपने कोशिश करना शुरू किया, थोड़ा आप डिसअपॉइंट हुए, कोई बात नहीं। अपने मन को आपने कंट्रोल किया, फिर आपने किया, करना शुरू किया। आप हर रोज़ वो 80 देख रहे हो, हर रोज़ आप सुबह उठते हो, मिरर में देखते हो खुद को, हर रोज़ आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो, हर रोज़ चेक कर रहे हो, हर रोज़ आपको मालूम पड़ रहा है कि यार 98, 97, 97, 96, 95, 96 फिर कभी-कभी बढ़ गया 97 हो गया। 6 महीने बीत गए, 95, 94 अब 6 महीने से आप हर रोज़ ड्रीम करते हो, सुबह उठते हो, सोचते हो 80 के बारे में, 80 के बारे में, 80 केजी और हर रोज़ आपको देखने को क्या मिल रहा है? 99, 97, 94, 95 और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बॉडी वेट इसी तरह लूज़ होता है। एक प्रोसेस है, एक टाइमिंग है। लेकिन आप हर रोज़ वो 80-80 सोच रहे हो और ये 6 महीने, 7 महीने हम जा ही नहीं पाएँगे 6-7 महीने, उससे पहले ही इंसान क्विट कर देता है। सोचता है, "अरे यार! मुझको 80 केजी पे जाना है, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, कुछ रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। 99, 98, 97, 94, 95 पे अटका हुआ हूँ मैं" और वो छूट जाता है। उसे लगता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप जानते हो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो कंपेयर किससे कर रहा है बार-बार? वो सिंपली कंपेयर हर बार 80 केजी से कर रहा है, 80 केजी से कर रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स 80 केजी से जो उसका ड्रीम बॉडी है, ड्रीम वेट है, उसकी तुलना में तो हमें लगेगा ना कि हम बहुत पीछे हैं और पीछे हैं भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बट इसी से वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो हमने बात की थी, वो वही कारण है। इसका इसीलिए जेम्स क्लियर यहाँ बोलते हैं कि स्टॉप क्रिएटिंग गोल्स। गोल्स तो होना ही है, ऑफ कोर्स आपने गोल सोच कर ही स्टार्ट किया, लेकिन गोल सोच के अटके मत रहो और एक चीज़ बताऊँ मैं, आप भगवत गीता पढ़ोगे, उसमें कृष्ण भी यही चीज़ समझा रहे हैं, याद रखना। यहाँ वही बात चल रही है कि आप कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, कभी मैं किसी और वीडियो में इस पे चर्चा करूँगा। तो यहाँ बात वही चल रही है कि आप गोल आपने सोच लिया, आप ये पाना था, उसको फिर भूल जाओ। उसके लिए फिर सिस्टम क्रिएट करो। सिस्टम इज़ मोर पावरफुल दैन थिंकिंग अबाउट द गोल्स। गोल के कारण आपने सिस्टम बनाया, अब सिस्टम में चिपके रहो। अब देखो होता क्या है, अब है इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, ठीक है? वो क्या है 2-3 प्रॉब्लम है गोल्स सेट करने के कारण, 2-3 प्रॉब्लम आते हैं, उस कारण से हम हर बार क्विट कर देते हैं। उस प्रॉब्लम क्या है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि विनर हो चाहे लूज़र हो, दोनों ही गोल्स के बारे में ही सोच रहे हैं। तो गोल्स यहाँ साफ-साफ मालूम पड़ गया कि गोल्स दोनों ही देख रहे हैं, तो गोल्स का कोई मतलब तो बचा नहीं। हाँ, विनर ने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया। इसने एक सिस्टम क्रिएट किया, इसने सिस्टम क्रिएट नहीं किया। तो अगर आप गोल के बारे में दिन भर सोच रहे हो और सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू विल लूज़। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द गोल्स ऑल द टाइम, तो आप सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाओगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो गोल अचीव हो भी जाए, जस्ट इमेजिन करो कि आपका गोल अचीव हो गया। आप यहाँ पर खड़े हो एंड यू अचीव्ड द गोल। ये जो यहीं पे आप गोल आप पहुँच गए यहाँ पे, एरो पहुँच गए। आप गोल अचीव कर लिया आपने, देन सो व्हाट? कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सपोज़ दैट कि अ, आप बुक रीडर बनना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बुक पढ़ने का हैबिट डालना है। तो इसके लिए ये गोल है बुक रीडर बनना। आपको किसी ने मोटिवेट किया या कि कहीं से आपने सुना और आप बुक रीडर बनना चाहते हो। आपने क्या किया आप एक दिन आए, पूरा किताब लिए, पूरा ये पढ़ लिए, खत्म कर दिए। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 3 दिन में आपने बुक खत्म कर दिया और रख दिया। उसके बाद आप 10 दिन किताब छू नहीं रहे हो। इससे हुआ क्या? आपने एक किताब पढ़ लिया, आपको मोमेंटरीली हैप्पीनेस मिल गया, ठीक है? उसके बाद आप फिर बैक टू द सेम पोज़ीशन पहुँच गए और आपने फिर कोई किताब छुई नहीं। महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया। आपका टारगेट क्या था? बुक पढ़ना कि बुक पढ़ने की हैबिट डालना? आपका टारगेट था हैबिट डालना, ना कि एक बुक पढ़ना। क्योंकि अगर एक बार हैबिट आ गई,
तो बुक तो अपने आप पढ़ोगे आप, कहाँ जाओगे? बुक पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो बुक पढ़ना मेरा टारगेट नहीं होना चाहिए। बुक पढ़ने की मेरे एक सिस्टम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा कि अच्छा मैं एवरीडे आधा घंटा निकालूँगा, चाहे सुबह या शाम या रात और उसमें मैं कुछ पन्ने पढ़ूँगा या फिर मैं हर रोज़ 5 पन्ने पढ़ूँगा बस। ये हो गया आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो कि हाँ भाई जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं ऑफ़िस जाना या कॉलेज जाना है इससे मुझे 1 घंटे का बस का या फिर मेट्रो का टाइमिंग है। मैं उसमें अपने आईपैड में या पैड में या फिर बुक में कहीं भी पढ़ूँगा मैं। ये हो गया एक सिस्टम क्रिएट करना। ये नहीं कि किसी दिन एक दिन बैठा और लगातार 5-6 घंटा पढ़ लिया, बुक खत्म फिर छोड़ दिया 6 महीना बुक कोई पढ़ना नहीं। वो सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ। वो हो गया गोल ओरिएंटेड कि मैंने एक बुक पढ़ना है और एक होता है सिस्टम क्रिएट करना। सिस्टम से आप बुक रीडर बनते हो। आपके अंदर वो हैबिट आती है। विद दैट सिस्टम समथिंग इज़ गेटिंग बर्न्ड इनसाइड यू। कोई चीज़ पिघला के आपके अंदर डाला जा रहा है, जो आपका नेचर बन जाएगा। समझ में आया डिफरेंस? थर्ड प्रॉब्लम क्या है? गोल के कारण आपकी हैप्पीनेस, खुशियों में प्रॉब्लम आती है। कैसे? आप सपोज़ करो, आप यहाँ पे ये देखो, मान लें कि ये आप यहाँ खड़े हो, आपने टारगेट किया यहाँ पे पहुँचना और ये पाथ है, ठीक है? अब क्या है, आप हर रोज़ सोचते हो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, हर रोज़ आपके मन में ड्रीम चल रहा है इसके बारे में, ये गोल तक पहुँचने के लिए और आप ऐसा तो नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया और कल पहुँच जाओगे। आप अभी 100 केजी पर हो, एग्ज़ाम्पल देता हूँ वेट वाला और आप 80 केजी पे पहुँचना चाहते हो, ये आपका गोल है। दिस इज़ योर गोल एंड एवरी डे यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट थिंग और हर रोज़ आप उठते हो, वेइंग मशीन में खड़े होते हो, मालूम पड़ता है 99, 98, 95 और हर रोज़ डिसअपॉइंट हो जाते हो। मतलब खुशियाँ आपकी छिनी हुई हैं और जब तक आप चलते-चलते यहाँ नहीं पहुँच जाते, तब तक आप खुश नहीं होगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप गोल तक पहुँच भी गए, तो उस समय खुशी मिलेगी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन उस समय ही मिलेगी। सपोज़ करो ये जर्नी टोटल तुम्हारे 2 साल की थी, तो तुम एक दिन किसी दिन अचीव होने वाला है उस दिन समडे यू आर गोइंग टू बी हैप्पी पर ये 2 साल तुम दुखी थे, क्योंकि हर रोज़ तुम उस इस गोल से अपनी लाइफ़ को, अपने प्रेज़ेंट को कंपेयर किए जा रहे हो एंड इट इज़ हर्टिंग यू एवरी डे। तो इस कारण से गोल जो है तुम्हारे हैप्पीनेस को हिंडर करता है, प्रॉब्लम करता है। इससे बेटर है कि मैं एक सिस्टम क्रिएट करूँ, हर रोज़ देखूँ कि अच्छा आज मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया, आज मैंने ये डाइट फ़ॉलो किया, येस दैट्स एन अचीवमेंट, यू आर हैप्पी ऑन दैट डे। कल भी मैंने एक्सरसाइज़ किया, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, येस आप वेइंग मशीन में वेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, डज़न्ट मैटर क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो कि आपको पता है कि इस सिस्टम को फ़ॉलो किया जाए 2 साल, 1.5 साल, 1 साल जो भी टाइम आपका लगने वाला है, यू विल अचीव दैट रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट कहीं जा नहीं रहा है। पर आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया और वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और आपको सिस्टम फॉलो करने से ही वो खुशियाँ मिल रही हैं। आपने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा दोस्त कि कभी-कभी होता है ना कि यार मैं ये हफ्ता अब ऐसे रहूँगा, इतने घंटे पढ़ूँगा, इतने घंटे काम करूँगा, इतने घंटे खेलूँगा और ऑन दैट डे यू डिड द सेम थिंग, यू फील समथिंग एक खुशी मिलती है ना? मुझे तो मिलती है कि अगर मैंने कोई जो सोचा और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को, अपने दिनचर्या को, अपने डे टू डे लाइफ को एग्ज़ीक्यूट किया, इट गिव्स हैप्पीनेस। वो कोई बड़ा आउटपुट कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट वो नहीं दे रहा है, बट हैप्पीनेस मिलती है हमें। वही वाली बात है यहाँ पर कि अगर आप गोल ओरिएंटेड केवल हो, गोल्स के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी खुशियों को वो रोक देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिएट होते हैं अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल ओरिएंटेड रहोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू क्रिएट ए सिस्टम इन योर लाइफ़ टू अचीव दैट गोल। एक बार सिस्टम क्रिएट कर लिया, उसके बाद गोल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस बुक में एक बहुत पावरफुल कोटेशन है। वो कोट क्या है? लेट मी शो यू। वो कोटेशन है, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." है ना अमेज़िंग? कि तुमने गोल कितना बड़ा बना के रखा है ये मैटर नहीं करता। हो सकता है तुम प्रधानमंत्री बनने का सपना लेके बैठे हो। तो तुम ऐसा नहीं कि तुम सुबह उठोगे प्रधानमंत्री बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो यू डू नॉट राइज़ टू द लेवल ऑफ द गोल। आपने गोल क्या सोच रखा है उस अकॉर्डिंग आप वहाँ हवा में उड़ के नहीं चले जाओगे, पहुँच नहीं जाओगे। बट हाँ, आपने अपनी लाइफ़ में क्या सिस्टम क्रिएट किया है,
According to that system, according to the power or intensity of that system, you will achieve that much in your life. अगर आपने अच्छा हेल्थ सिस्टम, अच्छा डाइट सिस्टम, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा पढ़ना, अपने लाइफ में जो भी अर्निंग के लिए जो करना है, हर चीज़ आपने सिस्टम क्रिएट किया है, यू विल अचीव दैट थिंग। आप गोल हो सकता है बहुत सोच के रखा हो कि आप अर्नोल्ड बन जाओगे, आप ब्रूस ली बन जाओगे, मैं ये बन जाऊँ, मैं एलन मस्क बन जाऊँ, ये अलग बातें हैं। सपने देख सकते हो, लेकिन आप अचीव क्या करोगे? जिस चीज़ का आपने सिस्टम अपने लाइफ में क्रिएट किया है, दैट्स ऑल। तो कितनी सुंदर लाइन है कि यू डू नॉट राइज़ टू द लेवल ऑफ योर गोल्स। आप अपने गोल के लेवल तक नहीं पहुँचते, बल्कि अपने लाइफ में जो आपने सिस्टम क्रिएट किया है, उस लेवल तक आप गिरते हो, कि मतलब वही आपका मैक्सिमम है, जो आपने सिस्टम क्रिएट किया है। हाँ, उस लेवल को आप राइज़ करना चाहते हो कि हाँ भाई मैं ज़्यादा लेवल तक गिरूँ, तो सिस्टम को उस लेवल तक बढ़ाओ ना, सिंपल सी बात है। सो द फाइनल कंक्लूज़न जो आज हमने पढ़ा, समझा और सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ सीखा होगा कि 1% इम्प्रूवमेंट मैटर करता है। छोटी बहुत इम्प्रूवमेंट जो भी आप किसी भी आर्ट में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हो तो अगर आप 5 मिनट भी आपने प्ले किया है, वो आपके आर्ट में ऐड हो रहा है। अगर आपने 2 पन्ने भी किताब पढ़ी है, वो आपके नॉलेज में ऐड हो रहा है। अगर आपने आधे घंटे वर्कआउट किया है, वो आपके हेल्थ में ऐड हो रहा है। इस बात के लिए एश्योर रहो। और ये बहुत पावरफुल सिस्टम है और ये ही काम करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन गए जिम में और 20 घंटा आपने वर्कआउट किया, ऐसा नहीं होगा। आप ग्रेजुअली ही करोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में 10 किताबें पढ़ के बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। पढ़ने की कोशिश भी की तो ब्रेन में सस्टेन नहीं करेगा। तो इतना समझ में आ रहा है हमको कि वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस 1% मेथड और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन शॉर्ट। दूसरा क्या है? वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ये रियलिटी है और उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हम कैसे गिरते हैं, ये भी हमने देखा। इसमें कैसे निकलते हैं, पेशेंस का काम है। एक प्लेटू, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद हम हमें रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। हमें तब तक पेशेंस रखना चाहिए। और तीसरी बात कि गोल नहीं, सिस्टम चाहिए, सिस्टम क्रिएट करना है। लेकिन अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ठीक है, सिस्टम बनाना है, गोल नहीं, ये नहीं। पर हमें एक बात क्लियर नहीं हुई अभी तक, जो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि भाई सिस्टम जो है या फिर जो गोल है या हैबिट है, हम हैबिट की बात कर रहे हैं ना ओवरऑल एटॉमिक हैबिट। कुछ हैबिट जो ऐसा है जो मैं एफर्ट नहीं भी कर रहा हूँ तब भी मेरे से हो रहा है अपने आप। और कुछ हैबिट जो मैं कोशिश करता हूँ तब भी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में छूट जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ हैबिट मेरे साथ ईज़िली चिपक जाता है और कुछ हैबिट नहीं चिपक रहा? कुछ तो ऐसा चीज़ है जो मुझे जानना पड़ेगा ताकि मैं जो हैबिट मैं चाहता हूँ मेरे साथ मेरे पास आए, पर बहुत मुश्किल से रुक रहा है, उसको मैं अपना बना सकूँ। तो कुछ ना कुछ तो हैक होना चाहिए। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक में और जेम्स क्लियर क्या बोलते हैं, वो उस बुक में देखेंगे। तो दोस्तों, ये बुक की समरी नहीं थी, ये बुक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था और कांग्रेचुलेशंस आपने चैप्टर 1 जो कि ऑलमोस्ट 15-16 पेज का है, आपने समझ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और कुछ बोलना चाहते हो, कुछ भी चीज़, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन रखा हुआ है। फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज़ I_Mr. Pacific और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ तुम तक फिर जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।